इतिहास में कुछ घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे के शुद्ध मापदंड के करीब आती हैं। रविवार 22 जुलाई 1941 का आरंभ। जर्मन ऑपरेशन बारबरोसा में हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड जैसे देशों से 3 मिलियन से अधिक जर्मन और प्रो एक्सिस सैनिक शामिल थे। कागज पर यहां तक कि यह विशाल सैन्य बल भी सोवियत बलों के मुकाबले फीका पड़ गया। लेकिन सोवियत पूरी तरह से असतर्क हो गए और उन्हें जल्दी ही पूर्वी यूरोप के अच्छे और सोवियत संघ के हृदय में धकेल दिया गया, जब तक वे मॉस्को के गेट्स के बाहर रुके नहीं थे। शुरुआती महीनों में सोवियत रक्षा को कई प्रतिघात मिले, उपकरण की कमी से लेकर 2 सैनिकों के एक राइफल साझा करने तक की स्थिति, सैन्य नेतृत्व की 2 भयानक विफलताएं। 1930 के दशक के दौरान सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने अपने राजनीतिक शुद्धिकरण की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने उन्हें खतरा मानने वाले को समाप्त किया। यह सेना के अनुभवी नेताओं की ऊर्जा कम करके अधिक राजनीतिक स्थिर नेताओं को बढ़ावा दिया, जो स्टालिन के निर्देश के बिना हिचकिचाते थे। यह सेना के लिए खराब था, लेकिन यह वायुसेना और नौसेना के लिए विनाशकारी था, जिनको उच्च प्राथमिकता नहीं मिली। ऑपरेशन बारबरोसा ने सोवियत नेतृत्व को अपनी पुरानी राजनीतिक नीतियों की समीक्षा करने पर विवश किया और कुशल प्रभावी नेताओं ने सोवियत योजना में वापसी शुरू की, जो सोवियत उद्योग को युद्ध के लिए पुनर्गठित किया गया। स्थिति बदलने लगी। आने वाले 4 वर्षों में जर्मन और उनके सहयोगी मार्शल झुकोव के नेतृत्व में संगठित और संगठित होने वाली एक और बड़ी सैन्य बल के खिलाफ सामना करेंगे, जिसे सोवियत लोग महान पात्रिक युद्ध कहते थे। नाजियों को निकालने के लिए कुर्स्क की लड़ाई हुई, यांत्रिक युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई। यह एक क्रूर लड़ाई थी। हिटलर ने वादा किया था कि सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में कोई जर्मन सैनिक अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उन्हें समझाया गया कि सोवियतों के साथ युद्ध सभ्य रेखाओं के अनुसार नहीं होगा। इसने जर्मन सेनाओं को मारने की अनुमति दी। वे बलात्कार और लूट करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही ज्वार बदला, सोवियत ने खोई हुई जमीन पुनः कब्जा की और बर्लिन की ओर बढ़े। उन्होंने भी उन भूमियों के खिलाफ ये ही भयानक अपराध किए जिन्हें उन्होंने लिया। रेड आर्मी के विनाशकारी प्रतिशोध के चलते यूरोप में उन्हें डरावने लड़ाकू की पहचान मिली, जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे घातक लड़ाकू माने गए। इस एपिसोड में हम 4 सोवियत लड़ाकुओं पर नजर डालेंगे, जिन्होंने उन सभी पर निरा आतंक डाला जिनसे उन्होंने सामना किया। कई सैन्य इतिहासकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध का सर्वश्रेष्ठ टैंक कौन सा था, इस पर विचार किया है, और सभी को संतुष्ट करने का उत्तर असंभव हो सकता है। कुछ लोग नकार नहीं सकते कि सोवियत संघ ने संघर्ष से उभरकर सबसे प्रभावशाली टैंक T-34 का निर्माण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के महान टैंकों में से एक था। मोबाइलिटी का संतुलन पाते हुए आगबाजी और कवच, जबकि अधिकांश टैंकों को इन दोनों में से एक के लिए समझौता करना पड़ता था। सही हाथों में यह उस युग की सबसे घातक युद्ध मशीनों में से एक थी, और शायद उच्चतम स्कोरिंग टैंक एस के हाथों से बेहतर कोई नहीं था, न केवल सोवियत संघ में, लेकिन पूरे संयुक्त सहयोगी बलों के खिलाफ, धुरी के खिलाफ। इस आदमी का नाम दिमित्री लावरेनेंको था। दिमित्री का जन्म 10 सितंबर 1914 को हुआ। उनके पिता पहली विश्व युद्ध में लड़े थे। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों का पालन करके सोवियत संघ की लाल सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। 1934 में कैडेट बने। वह टैंक युद्ध की शिक्षा लेने से पहले 4 साल घुड़सवार सेना में सेवा करेंगे। T-26 और BT-7 हल्के टैंकों पर सीखते हुए उसके सशस्त्र स्कूल साथियों ने उसकी कौशल को स्वीकार किया और उसे स्नाइपर की आंख कहा। 17 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी के साथ समझौते के अनुसार सोवियतों ने पूर्वी पोलैंड पर हमला किया, और यह लावरेनेंको का पहला युद्ध का स्वाद था। उन्होंने रोमानिया में भी सेवा की, जिसके तत्पश्चात उनकी इकाइयों को T-34 के प्रारंभिक मॉडल मिलने लगे।
जब जर्मनों ने हमला किया। लॉरेंस 15वें डिवीजन के एक लेफ्टिनेंट थे, 16वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के साथ। प्रारंभिक T-34 की विश्वसनीयता इतनी खराब थी कि कई कर्मियों ने टूटे T-34 को छोड़कर पैदल सैनिक बनकर युद्ध में जाना पड़ा। लेकिन असामान्य दूरदर्शिता के साथ सोवियत सैन्य नेताओं ने अनुभवी कर्मचारियों को चुनकर उन्हें T-34 के नए संस्करणों के साथ इकाइयों को सुसज्जित करने के लिए वापस ले लिया, जिसमें लावरेनेंको भी शामिल थे। लावरेनेंको अंततः अक्टूबर में जर्मन सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई में उत्तीर्ण हुए। 6 अक्टूबर को उनके टैंक ने 4 दुश्मन वाहनों का नष्ट किया और अगले 2 और आधे महीने में वह जर्मन टैंकों को तबाह कर देंगे और उन्हें 52 दुश्मनों की हत्या का आधिकारिक श्रेय दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि उनके द्वारा नष्ट किए गए दुश्मन टैंकों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अगले टैंक को नष्ट करना थी, न कि पीछे छोड़े गए खंडहरों की गिनती। 18 दिसंबर 1941 को लावरेनेंको ने सोवियत बल के हिस्से के रूप में गोर्यानी गांव को दोबारा प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने अपना 52वां टैंक नष्ट किया। जर्मनों के गोलाबारी शुरू होने पर लावरेनेंको ने T-34 छोड़कर 17वें आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर को अपनी सफलता की सूचना देने का निर्णय लिया। लावरेनेंको की मृत्यु एक गोला गिरने से हुई। उन्होंने 22 संघर्षों में भाग लिया और 52 हत्याएं की पुष्टि की, जो किसी भी अन्य टैंक कमांडर से अधिक थीं। 2 और आधे महीने में उन्हें मृत्युपरांत लेनिन के आदेश से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद उन्हें सोवियत संघ के नायक का उपाधि भी प्रदान की गई, सोवियत सैन्य में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार। आखिरकार लावरेनेंको का विशेषता क्या था? खैर, T-34 की ताकतें और कमजोरियां जानना एक निश्चित कारक था, परंतु सबसे अधिक ये उनकी युद्ध नीति थी। लावरेनेंको जानते थे कि जर्मन टैंक क्रू और T-34 के लिए सीधे बल की तकनीक आत्मघाती हो सकती है। इसलिए उन्होंने दुश्मन की व्यवस्थाओं की पहचान और कमजोरियों की खोज के लिए समय लिया, जिसे वे शोषण कर सकते थे। उन्होंने हिट और रन हमले और घात भी किए। दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली साबित हुए और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की संपूर्ण सहयोगी सेनाओं के सबसे घातक टैंक एस का उपाधि दिलाया। ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत में सोवियत वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी में से एक थी, लेकिन इसमें पुराने विमान और खराब कमान थी। परिणाम स्वरूप पहले 72 घंटों में हानियां भयावह थीं। 3922 विमान नष्ट हो गए। अधिकांश भूमि पर केवल 78 जर्मन विमानों की हानि के लिए यह अधिकांशतः तैयार सोवियत पायलटों की बड़ी संख्या के सामने श्रेष्ठ रणनीति और हथियारों का संयोजन था, जिसने जर्मन एसएस को दुश्मन की खर्च पर अविश्वसनीय गिनती करने की अनुमति दी। हालांकि जर्मन्स इसे पूरी तरह से अपने तरीके से नहीं कर सके। विपरीत हवाई युद्ध में शामिल सभी देशों की तरह सोवियत संघ के पास भी वही प्राकृतिक उड़ान वाले थे जो जर्मनों के हमले का भुगतान करवाएंगे, और उनमें से एक युद्ध के सर्वाधिक स्कोर वाले सहयोगी पायलट थे। इवान कोजेदुब 8 जून 1920 को यूक्रेन में जन्मे। 15 साल की उम्र में उनके गांव के पास उड़ान क्लब खुला और वह हल्के विमानों की उड़ान देखते थे। उन्होंने हवाई जहाज के प्रति जुनून बढ़ाया। एरो क्लब के सदस्य बनने के पश्चात 1940 में सोवियत सैन्य में शामिल होने से पहले उन्होंने उड़ान कौशल सीखे। ऑपरेशन बारबरोसा के शुरू होते ही स्नातक बन गए। उनकी क्षमता को मान्यता दी गई और उन्हें सीधे लाइनों की जगह प्रशिक्षक के रूप में पुनः प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन उनकी मातृभूमि की रक्षा और देशवासियों के साथ जुड़ने की इच्छा कभी नहीं कम हुई, और 2 वर्षों की हस्तांतरण की मांग के बाद उन्हें अंततः 240वें फाइटर रेजिमेंट में तैनात किया गया। उनकी पहली युद्ध खारकोव में हुई, जब युद्ध जर्मनों के खिलाफ बदलने लगा। लेकिन यह उनका अंतिम भी था। जब वे एक जर्मन विमान पर हमला कर रहे थे, स्वयं मेसरश्मिट BF 110 भारी लड़ाकू विमानों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वह अक्षत रहे। उनकी पहली विजय 6 जुलाई 1953 को थी, जब उन्होंने एक भारी स्टुका डाइव बॉम्बर को गिराया जो उनके मजबूत सोवियत लड़ाकू विमान के तुल्य नहीं था। अगले दिन उन्होंने एक और दावा किया, और 2 दिन बाद जब उन्होंने एक दिन में 2 मेसरश्मिट BF 109 विमानों को गिराया, तो उनकी असली वीरता सामने आई। 1 महीने बाद उनकी गण के कारण एक और BF 109 गिरा और वे आधिकारिक रूप से एक एस बन गए। लेकिन और अधिक विमान अनुसरण करेंगे। 22 अक्टूबर 1943 को उन्होंने 3 स्टुकास एक BF 109 को गिराया।
2 जून 1954 को उन्होंने अपना 41वां विमान गिराया, जिससे उन्हें किसी भी पश्चिमी एस से अधिक स्कोर हमेशा के लिए मिल जाएगा। सबसे करीबी अमेरिकी रिचर्ड बोंग थे, जिनके पास 40 किल्स थे। युद्ध के साथ साथ उनकी सफलता भी बढ़ी। 1954 के अगस्त में वह एकमात्र सोवियत पायलट बने जिन्होंने एक मेसरशमिट मी 260 दो जेट फाइटर को मार गिराया। युद्ध के बाद साक्षात्कार में घटनाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, उद्धरण 19 फरवरी 1945 को मैं दमित्री तितोरेंको के साथ फ्रैंकफर्ट के उत्तर में अकेले भेड़िए के ऑपरेशन पर था, जहां मैंने 350 मीटर की ऊंचाई पर एक विमान को देखा। मैंने तेजी से मुंह घुमाकर उसका पीछा शुरू कर दिया ताकि मैं उसे नीचे से देख सकूं। मेरा विंगमैन ने आग खोल दी और मुझे 262 मेरी ओर मुड़ने लगा। प्रक्रिया धीमी हो रही थी। यह अंत था। यदि यह सीधी लाइन में उड़ता, मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। मुख्य बात यह थी कि दुश्मन विमानों पर हमला करना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, और कीमती समय ना गंवाना चाहिए। जर्मनी में धकेल रहे जर्मन लुफ्तवाफे की स्थिति दिन ब दिन निराशाजनक होते हुए कोजिरदोव ने देखा कि नए पायलटों के तेजी से प्रशिक्षण के कारण जर्मन पायलटों की गुणवत्ता गिर गई थी। विरोधी पक्षों के लिए सामरिक स्थिति अब कई तरीकों से 1941 की तुलना में उलटी हुई थी। 1945 के 17 अप्रैल को उन्होंने 2 विमानों को गिराया जो उनकी अंतिम युद्ध विजय थी। कुल मिलाकर उन्हें 6-4 दुश्मन विमानों को मार गिराने का श्रेय दिया जाता है और उन्हें सोवियत संघ के नायक का उपाधि 3 बार प्रदान की गई। युद्ध के बाद वह सोवियत वायुसेना में रहे और उत्तर कोरिया में अमेरिकी विमानों से लड़ने वाली एक गुप्त सोवियत इकाई का नेतृत्व किया। हालांकि उन्हें युद्ध में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। गुप्त इकाई के नेतृत्व में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने 27 विमानों की हानि के बदले 230 नौ विमानों को मार गिराया। उन्होंने 1980 के दशक में एयरफोर्स में सफल करियर जारी रखा। उनकी मृत्यु से पहले 8 अगस्त 1921 को द्वितीय विश्व युद्ध में लगे अधिकांश राष्ट्रों के विपरीत सोवियत संघ ने महिलाओं का युद्ध भूमिका में व्यापक रूप से उपयोग किया। लगभग 8 लाख महिलाएं सोवियत सशस्त्र बलों में विभिन्न भूमिकाओं में सेवा करती थीं, जिनमें से लगभग 2 लाख को साहस के लिए सम्मानित किया गया। 88 महिलाओं को तो सोवियत संघ के हीरो का मान्यता प्राप्त उपाधि मिली। लड़ाई की सबसे सफल महिला सैनिकों में से एक और पश्चिम में सबसे प्रसिद्ध ल्यूदमिला पावलिचेंको दोस्तों और दुश्मनों द्वारा लेडी डेथ कहा जाता था। 12 जुलाई 1916 को यूक्रेन में जन्मे उन्होंने बाद में माना कि वे अन्य लड़कियों की तरह गुड़ियों से खेलने में रुचि नहीं रखती थीं। वे प्रतिस्पर्धात्मक थीं और उन लड़कों को चुनौती देती थीं जो उनके खेल में हंसते थे। एक दिन जब एक पड़ोसी लड़का अपनी राइफल की कुशलता का डिंग दिखा रहा था, उसे सहन नहीं हुआ। उसने उसे चुनौती दी, जिसे बाद में वह जीत गया। उसे अपनी शूटिंग प्रतिभा समझने पर उसने स्थानीय राइफल क्लब में शामिल हो गया और उसने अपनी सटीकता के लिए कई पुरस्कार कमाए। जब वह विश्वविद्यालय में अध्यापक बनने की पढ़ाई कर रही थी, उसने सोवियत सेना के स्नाइपर प्रशिक्षण में दाखिला लिया। जर्मनी के हमले की उम्मीद में उसने सम्मुख रेखाओं पर भेजने की सोची। हालांकि उसकी सैन्य सेवा के लिए साक्षात्कार करने वाले रजिस्ट्रार के पास अन्य विचार थे। उन्होंने नर्स बनने की इच्छा की। बार बार विचार करने के बाद उसने इनकार किया। उसने उसे अपना शूटिंग पुरस्कार दिया। अब वह लड़ाई से इनकार नहीं कर सकता। इस तरह पावलिचेंको सोवियत सेना की 2000 महिला स्नाइपरों में से एक बनी। महिला होने से आपकी जीवन सुरक्षा की संभावना ज्यादा नहीं थी। वास्तव में युद्ध में जीवित रहने में केवल 1/4 महिलाएं सक्षम थीं। फिर भी उसे अपने पुरुष साथियों से विरोध सहना पड़ा। हथियार की कमी के कारण उसे 8 अगस्त 1921 तक एक राइफल नहीं मिली। जब उसे एक गिरे हुए सैनिक से मिला अपनी क्षमता दिखाने के लिए, उसने सहमत हो गई 2 नजदीकी रोमानिया सैनिकों को गोली मारने के लिए, जिसे उसने असाधारण कुशलता से किया। और इस आग की बपतिस्मा ने उसे उसके साथियों से प्यार कराया, जिन्होंने उसे फटाफट अपना लिया। बहुत जल्दी उसने सामान्य सैनिक से बहुत अधिक क्षमताओं का प्रमाण दिया। ओडेसा की घेराबंदी के समय, जो 1 महीने 8 दिन चली, उन्होंने चौंकाने वाले 187 किल किए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वरिष्ठ सर्जेंट की उपाधि मिली। ओडेसा से निकलने के बाद उन्हें स्नाइपरों की प्रशिक्षण देने का काम मिला। उनकी प्रतिष्ठा नए भर्तियों को प्रेरित करती थी, जो बाद की कार्यवाहियों में सफल हुए। सफलता उनके निर्देशन को श्रेय दी गई।
उनकी नई प्रशिक्षण भूमिका ने उन्हें लड़ाई से बाहर नहीं रखा और वह नियमित रूप से अपने देश के आक्रमण से लड़ने लौटती थीं। 1942 के मई तक उन्होंने 257 एक्सिस सैनिकों को मार दिया था और इस पर सिर्फ उनके देशवासी ही ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जर्मन भी थे। उन्होंने अपने स्नाइपरों से उसे खोजने को कहा, जिससे उस और उसके आगामी कातिलों के बीच अनोखे स्नाइपर युद्ध हुए, लेकिन कोई भी जर्मन चाल काम नहीं कर रही थी। फिर जर्मनों ने उसे समर्पण करने या सोवियत सैनिक को मारने में मदद करने के लिए इनाम का प्रस्ताव दिया। वह, जिसे मौत की महिला के रूप में जाना जाता था, कुछ भी काम नहीं करी। आक्रमणकारी सेनाओं का आतंकन जारी रहा। 1942 के जून तक उसकी हत्या की संख्या 309 हो गई थी। उसके बाद उसे मोर्टार शैल से घायल कर दिया गया। उसके प्रचार मूल्य को मानते हुए सोवियतों ने उसे सम्मुख रेखा से वापस ले लिया और उसके बदले में उसने खुद को सोवियत कारण के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में प्रचार यात्राओं में जुटा पाया। खासकर अपने समय के दौरान अमेरिका में मीडिया के बेमतलब प्रश्नों से, जैसे कि क्या वह लड़ाई में मेकअप पहनती थी, से उसे घृणा थी। वह अमेरिका की प्रथम महिला एलिनोर रूजवेल्ट से दोस्ती करने में सफल हुई, जिन्होंने उसे अमेरिकी प्रेस से निपटने में मदद की। दोनों मजबूत दोस्त बने रहे, बाकी जीवन के लिए एक दूसरे के लिए लिखते रहे। युद्ध के अंत के बाद उनके संबंधित देशों के संबंधों में बिगड़ने के बावजूद भी युद्ध के उपरांत उसे सोवियत नौसेना में एक प्रमुख अनुसंधानकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अन्य सैनिक। उसने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से निपटा और दर्द को दबाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। 10 अक्टूबर 1975 को 58 वर्ष की उम्र में उसे स्ट्रोक हुआ और वह चल बसी। युद्ध के समय जर्मनी को सोवियत संघ की सतही नौसेना से अधिक चिंता नहीं थी, जो अधिकांश शतसार के युद्धपोतों से बनी थी और कभी-कभी ये समुद्री यात्रा के लिए अनुपयुक्त थी। जर्मनी वासियों को सोवियत संघ की पनडुब्बियों से ज्यादा डर था, जो सही था, क्योंकि सोवियत संघ की बाल्टिक नौसेना स्वीडन से युद्ध सामग्री की आपूर्ति को रोकने में प्रमुख भूमिका निभा रही थी। जर्मनी के खदान, नष्टकर्ता और विमानों से बचते हुए सोवियत संघ की पनडुब्बियां ने जर्मनी के नौकायन के खिलाफ अभियान चलाया, परंतु 1930 की शोधन कार्यवाही ने सोवियत नौसेना को केवल कुछ प्रभावी अधिकारियों के साथ छोड़ दिया और इसके परिणाम स्वरूप सोवियत नाविकों ने मूल्य चुकाया। लेकिन युद्ध के आगे बढ़ने और अनुभव मिलने पर सोवियत कौशल में सुधार हुआ। जर्मन के लिए फिनिश और स्वीडन समुद्रीवासी बाल्टिक को पार कर रहे थे। अटलांटिक के पार संघीय समुद्री लोगों ने यू बोट्स के डर तुल्य पनडुब्बियों से डरना शुरू कर दिया। पनडुब्बी कप्तान की सफलता का मूल्यांकन करने में पनडुब्बी चालक हमेशा उन्होंने डुबोई हुई कुल टनेज पर जाते हैं, न कि जहाजों की संख्या पर, और उस संदर्भ में एक सोवियत कप्तान का खिताब है कि वह सबसे सफल हैं और शायद युद्ध का सबसे घातक सोवियत भी है। अलेक्जेंडर मरीनेस्को का जन्म 15 जनवरी 1913 को ओडेसा में हुआ था। रोमानिया नाविक और एक यूक्रेन महिला के बेटे। मरीनेस्को ने योग्य आयु प्राप्त करते ही सोवियत व्यापारिक नौसेना में शामिल होने का निर्णय लिया और बाद में नौसेना की बाल्टिक फ्लीट में कमांड पद प्राप्त किया। युद्ध समाप्त होने के बाद मरीनेस्को की शराब की समस्याएं उन्हें उनके आदेशदाताओं की नजर में ले आई और स्थिति और भी बिगड़ गई। उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्द ही कोर्ट मार्शल का सामना करेंगे जब उन्होंने 11 जनवरी को पोकाला नौसेना बेस की एस-13 कमांड संभाली। आने वाले दिनों में मरीनेस्को और उनके लोगों पर जर्मन टॉर्पीडो नावों के द्वारा बार बार हमले हुए जब वे कोलबर्ग उत्तर पश्चिम पोलैंड के पास गश्ती कर रहे थे। उस समय जर्मन पूरी तरह से उस देश से हट रहे थे जिसकी विजय वे पहले सोवियत के साथ साझा कर चुके थे। हजारों जर्मन नागरिक जो पोलैंड में अपनी संपत्ति बना चुके थे या वहां अपने सैन्य परिवार के आधार पर शामिल हुए थे, अब सोवियत के आगमन से पहले जर्मनी वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, जो प्रतिशोध लेने के लिए आ रहे थे। हजारों ने डैनजिक के डॉक्स की ओर दौड़ा, पितृभूमि के लिए जा रहे जहाजों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि 25,000 टन का विल्हेल्म गुस्तलोफ, एक कब्जा किया गया समुद्री जहाज। आधिकारिक रूप से जब जहाज 30 जनवरी को रवाना हुआ तब उस पर 6,000 से अधिक लोग थे, लेकिन वास्तविक संख्या लगभग 9,000 थी, क्योंकि हाहाकार में बोर्डिंग अधिकारियों ने सभी जर्मनों को जहाज में चढ़ने दिया। उन्हें अनुमान भी नहीं था कि वे मरीनेस्को के पथ पर जा रहे थे। देर शाम जहाज देखते हुए मरीनेस्को ने 2 घंटे तक जहाज की ट्रैकिंग की, शॉट्स सेट करते हुए।
लगभग 9 बजे उन्होंने 4 टॉर्पीडो की एक सीरी चलाई जो बेहोश जहाज को मारी। प्रारंभिक विस्फोट से बचने वाले लोग या तो जीवन नाव के लिए भगदड़ में कुचल दिए गए थे या बचाव की प्रतीक्षा में ठंडे पानी में डूब मरे। सटीक संख्याएं निर्धारित नहीं हो सकती, लेकिन अधिकांश अनुसंधान का दावा है कि लगभग 9,600 पुरुष, उस रात महिलाएं और बच्चे मर गए थे। यह संख्या टाइटैनिक पर मरने वालों की 6 गुना अधिक है और समुद्री इतिहास में सबसे बड़ी एकल घटना है। लेकिन मरीनेस्को अभी खत्म नहीं हुआ था। 9 फरवरी को उन्होंने एक अन्य जर्मन लाइनर देखा, 14,000 टन का स्टूबेन, जो पिलाऊ बंदरगाह से नागरिकों और घायल सैनिकों का संक्षेपण कर रहा था। 2 टॉर्पीडो चलाने के बाद जहाज को आधी रात से पहले ही डुबा दिया गया, जिससे 4,500 लोगों की जान चली गई। अपने घर के बंदरगाह पर वापसी पर मरीनेस्को ने नायक का स्वागत की आशा की, लेकिन डूबने से पहले और बाद में उनकी व्यवहार ने उन्हें सोवियत संघ के नायक के पद के लिए अनदेखा किया। 1945 के अक्टूबर में पदावंती के बाद उन्हें सोवियत नौसेना से निकाल दिया गया, लेकिन उनके द्वारा डुबाए गए दोनों जहाजों का मिलाकर 40,000 टन से अधिक होने के बावजूद वह युद्ध के दौरान सबसे सफल सोवियत पनडुब्बी कप्तान थे और 14,000 से अधिक मौतें। वह सबसे घातक सोवियत योद्धा भी थे। उनका 1927 में कैंसर की लड़ाई के बाद निधन हो गया और अंततः 1990 में गोर्बाचोव द्वारा सोवियत संघ के नायक के रूप में मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया। और वहां आपके पास 4 सबसे डरावने सोवियत योद्धा हैं। अपने विचारों के साथ कमेंट करें, वीडियो को पसंद करें और चैनल की समर्थन के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।